नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अशोक वाजपेयी जी पर चल रहे एकाग्र की आज यह 12वीं कड़ी है और हम लोग आज उनके एक नए पक्ष पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने अब तक की 11 कड़ियों में उनसे जुड़े तमाम प्रसंगों को सुना, उनके लेखकीय अवदान पर चर्चा हुई, उनके आयोजन धर्मी रूप पर भी बात हुई। आज खास तौर से हम लोग अशोक वाजपेयी बतौर पब्लिक इंटेलेक्चुअल अपनी क्या जगह रखते हैं इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मित्रों, आलोचक, अनुवादक और कथाकार वैभव सिंह जी जुड़ रहे हैं। वे इस पक्ष पर और इसके बहाने अशोक जी के अवदान पर अपनी बात रखेंगे। हमारा लिखना हमारे वक्तव्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कोई लेखक जब लिखने और बोलने को एक साथ साध लेता है, समाज के विभिन्न तबकों तक अपने विचारों को ले जाता है और वह भी प्रोएक्टिव रूप में समय समय पर अपनी सहमतियों असहमतियों को दर्ज कराता है, तो उसका कहा हुआ ठोस और बहुसंघटकीय हो उठता है। किसी अष्टधातु की सी चमक उसके कहन में आ जाती है। उसमें बहुसंप्रेषणीयता के अपने गुणधर्म भी विकसित होते हैं। जब हम पब्लिक इंटेलेक्चुअल या किसी सार्वजनिक बुद्धिजीवी की बात करते हैं, तो हमारा आशय ऐसे ही किसी विद्वान और एक्टिविस्ट से होता है जिसके लेखन से और साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में जिसकी सक्रियता से हमारा समाज और हमारी पीढ़ियां प्रभावित होती रही हैं। यह बात तब और महत्वपूर्ण हो उठती है जब ठीक बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी की तर्ज पर कि उस व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वह सिर्फ अकादमिक जगत के लोगों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर आम जन समुदाय पर भी गहरे पड़ता है। अगर आज की बात करें, नोम चॉम्स्की, अमर्त्य सेन, सलमान रश्दी आदि ऐसे ही पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। भारत की ओर निगाह डालें, आशीष नंदी, अशोक वाजपेयी, अरुंधति राय इन श्रेणी में रखे जा सकते हैं। मित्रों, अशोक वाजपेयी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्जनात्मक और हस्तक्षेपकारी उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। और यह सिर्फ संयोग तो नहीं कि अशोक वाजपेयी शुरू से ही असहमतियों को न सिर्फ स्वीकारते आए हैं, बल्कि उसे किसी बहुलता धर्मी संस्कृति के लिए आवश्यक भी मानते आए हैं। वैसे भी असहमतियों की स्वीकारोक्ति के पीछे बहुलता का समर्थन तो है ही। अशोक वाजपेयी को बहुलता का या बहुवचन का आग्रही कहना गलत ना होगा। इसी नाम की पत्रिका के वे संस्थापक संपादक भी बने। वे जब तब इस पुरातन और अर्वाचीन बहुलता की व्याख्या करते हुए कई कई संदर्भों को लाते हैं, जिनमें वेद भी आ जाते हैं, उपनिषद भी आ जाते हैं, वेदों की व्याख्या का संकलन निरुक्त भी आ जाता है। अमर्त्य सेन की द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक भी शामिल हो जाती है। उनका एक आलेख है, उसको उद्धृत करते हुए मैं आज के वक्ता को आमंत्रित करता हूं। अपने आलेख असहमति की बहुलता में अशोक वाजपेयी जी 15वीं शताब्दी के एक संस्कृत कविता संग्रह सुभाषितावली की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करते हैं। मैं आज इस अवसर पर उसे रखना चाहता हूं। उसके सामने सिर झुकाओ जो संसार है, अदृश्य और प्रकट, उसकी महानता दिखाई देती है स्वतंत्र मस्तिष्क की सत्ता के द्वारा।
उसकी महानता दिखाई देती है स्वतंत्र मस्तिष्क की सत्ता के द्वारा। निश्चय ही अगर कोई सार्वभौमिक सत्ता है तो वह स्वतंत्र मस्तिष्क की ही सत्ता है। पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहीं न कहीं इसी स्वतंत्रता और बहुलता की बात, सर्वसमावेशीकरण की बात करते हैं। अशोक जी भी करते हैं। और बतौर प्रबंध न्यासी रजा फाउंडेशन द गांधी मैटर्स नाम से जो एक पूरी श्रृंखला वक्तव्यों की चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो प्रतिबद्धता है या जो उसके पीछे की सोच है उसको हम देखते हैं। या जो एक रजा के 100वें जो जन्मशती है उसके अवसर पर जो चेयर का एक प्रावधान किया गया है और जिसमें आशीष नंदी जी को यह भूमिका सौंपी गई है, उसके पीछे भी हम उस सोच को देखते हैं, महसूसते हैं। तो आइए मित्रों, हम वैभव सिंह जी को आमंत्रित करते हैं और विस्तार से इस पक्ष पर उन्हें सुनते हैं। वैभव सिंह जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। वैभव सिंह जी स्वागत। चलिए, धन्यवाद अर्पण कुमार जी, आपके जन सुलभ पुस्तकालय पेज का बहुत बहुत शुक्रिया, और कि आप इतनी अच्छी श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग, विभिन्न साहित्य, संस्कृति, कला इत्यादि से जुड़े हुए लोग जो हैं आ रहे हैं और अशोक जी के बारे में, अशोक जी की जो व्यक्तित्व की बहुआयामिता है उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी उसी में अपनी कोशिश करता हूँ कि जो उनकी बहुआयामिता है उसको मैं भी अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर सकूं। अशोक जी, मुझे लगता है कि अशोक जी से मेरा परिचय लगभग 30 साल पुराना है, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था, जेएनयू में, और अशोक जी वहां पे अपने व्याख्यान देने आया करते थे। उस समय बहुत समझ नहीं थी हमको, लेकिन एक चीज की समझ थी, और वो थी मुक्तिबोध की समझ, मुक्तिबोध की कविता की समझ, मुक्तिबोध की आलोचनात्मक अंतर्दृष्टियों की समझ। तो हम लोग चूंकि मुक्तिबोध से बहुत अधिक जुड़ाव महसूस करते थे, और अशोक जी भी जब आते थे तो वो मुक्तिबोध का हमेशा जो है वो उल्लेख किया करते थे अपनी बातों, और उनसे जुड़े हुए संस्मरण सुनाया करते। तो उनके मन में मुक्तिबोध को लेके जो आदर था, जो मुक्तिबोध के साहित्य की बार बार वो चर्चा करते थे, उनकी कविताओं की, खास तौर पे अंधेरे में जो उनकी कविता है उससे जुड़े हुए अपने प्रसंग और संस्मरण सुनाया करते थे, उसने जो है वो हमारे मन में अशोक जी के प्रति भी आदर और प्रेम को पैदा कर दिया। मेरी अपनी ये एक तरह से मेरा अपना व्यक्तिगत संस्मरण है अशोक जी के बारे में, कि चूंकि वो मुक्तिबोध का बहुत आदर करते थे, उनसे जुड़े हुए थे, उनसे जुड़े हुए संस्मरण सुनाया करते थे, तो उन मुक्तिबोध के प्रति उनके आदर ने हमारे मन में अशोक जी के प्रति बहुत आदर और प्रेम को पैदा कर दिया। और फिर हम लगातार देखते भी रहे, जब मुक्तिबोध की जब जन्मशती मनाई गई, या उनपे जब बहुत एक तरह से उनके साहित्य की जब चर्चाएं हुई, और अशोक जी जो हैं वो हमेशा उसके अग्रिम मोर्चे पे हमें दिखते थे। तो इस तरह से अशोक जी से हम लोग जो है वो उनके निकट आते चले। फिर अशोक जी से कोई हम लोग के तो बहुत एक तरह से उम्र में फर्क है, थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुल दूरी हमेशा बनाए रखनी पड़ती है, कि कहीं कोई ऐसी बात हमारे हमारे आचरण में व्यक्त ना हो जाए जो कि अशोक जी जैसे वयोवृद्ध साहित्यकार को बुरी लग जाए। लेकिन उसके बावजूद हमने पाया कि अशोक जी के व्यक्तित्व में लोकतांत्रिकता बहुत अधिक, और वो लोकतांत्रिकता कोई खोखली, छिछली, दिखावे की लोकतांत्रिकता नहीं, वो सचमुच भीतर से बहुत लोकतांत्रिक मनुष्य है। और वो किसी भी एक प्रकार से वो बहुत
जिसको हम कहते हैं कि एलीट अभिजन सर्कल में भी वो अपनी उनकी गतिविधियां हैं, तो साथ साथ निहायत नई उम्र के साधारण साहित्यकारों के साथ भी उनका वैसा ही लगाव रहता है। तो उनके भीतर की लोकतांत्रिकता ने हमें उनके प्रति उनका जो है वो ये एक मौका दिया कि हम उनको अपना आत्मीय समझ लें। ये अधिकार हमें धीरे-धीरे प्राप्त हो गया कि हम उनकी आत्मीयता के दायरे में अपने आप को पाने लगे। तो 2 चीज़ें जो थीं, एक तो मुक्तिबोध से उनका जुड़ाव और दूसरा उनके पूरे के पूरे काव्य व्यक्तित्व और उनके अपने गतिविधियों में जो लोकतांत्रिकता है, उसने हमारे मन में हमें अशोक जी के बहुत निकट ला। फिर आपने बताया सहमति और असहमति की बातें। हिंदी साहित्य में हिंदी का जो लोकवृत्त है, उसमें असहमति की गुंजाइश अक्सर असहमति एक आदर्श है। वहाँ पे असहमति एक आदर्श है, ऐसा आदर्श है जिसका पालन नहीं किया जा सकता है। तो लोग असहमति का सम्मान करने की बात तो करते हैं, लेकिन आम तौर पे असहमत लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं। अशोक जी के व्यक्तित्व में हमने पाया कि वो सबसे अधिक वो उन असहमतों के साथ भी उनकी कोई जो है वो व्यक्तिगत दूरी या नाराजगी नहीं पैदा होती है, जो उनकी कविता, कई बार उनके भाषणों, उनके लेखन आदि की आलोचना करते हैं। तो ये चीजें भी हमें लगा कि अशोक जी से हमें सीखनी चाहिए। यानी कि अशोक जी अपने में एक ऐसा चलता-फिरता इंस्टीट्यूशन है, जिनसे बहुत सारी चीजें नई पीढ़ी सीख सकती है। और इसके पीछे शायद कारण ये है कि अशोक जी के कवि मानस, उनके व्यक्तित्व का निर्माण उस दौर में हुआ, जब भारत का लोकतंत्र विकसित हो रहा था और हिंदी के लोकवृत्त में बहुत सारी बहसें करने की परंपराएं अभी मौजूद थी और बहस करने को कोई बुरा काम नहीं माना जाता था। बाद में धीरे-धीरे इसका क्षरण हुआ है कि जैसे-जैसे बहुत व्यावसायीकरण हुआ हिंदी साहित्य का, उसमें बहस नहीं करता है। किसी से कोई बहस नहीं चलती अब। सब जो है वो एक-दूसरे के साथ एक बहुत ही या तो कटुता का रिश्ता रखते हैं या एक झूठे प्रेम या आत्मीयता का रिश्ता। लेकिन पहले जो है वो स्थिति दूसरी थी। उसमें हर कोई बहस करता था, बुरी सी बुरी बहस होती थी, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे किसी भी प्रकार की दूरियां रिश्तों में नहीं पैदा हुई। तो संभवतः अशोक जी का ये सौभाग्य था, ये उनको अवसर मिला, इस तरह के सामाजिक वातावरण में उनके कवि मानस का निर्माण हुआ और वो लोकतांत्रिकता उनकी आज तक उनके कवि कर्म में, उनके इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का जो उन्होंने काम किया, संस्था निर्माण का, या जिस प्रकार से वो सार्वजनिक आयोजन करते हैं, उसमें वो लोकतांत्रिकता जो है वो नजर आती है। अशोक जी जो है वो परंपरागत रूप से वो कवि माने जाते हैं, लेकिन उनके कविता का जो लालित्य है या उनके जो विचारात्मक निबंध है, वैसा ही लालित्य और वैसी ही विचारात्मकता, प्रखर विचारात्मकता उनके भाषणों में भी दिखाई देती है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से कवि के व्यक्तित्व के वक्तव्यों को सुनने की कोई खास जो है वो गुंजाइश है नहीं। हमारे यहाँ काफी कवि थे, कई कवि हुए जो सार्वजनिक मंचों से बोला करते थे। उसमें जो है वो अज्ञेय जी थे, उसमें उसमें निराला जी को ने भी वक्तव्य दिए हैं अपने। केदारनाथ सिंह उसमें बोला करते थे, विनोद कुमार शुक्ल हैं इत्यादि कवि, रघुवीर सहाय। लेकिन जो है वो जैसी ख्याति अशोक जी को सार्वजनिक मंचों से अपने वक्तव्यों के तो सार्वजनिक मंचों से अपने एक वक्ता के तौर पर प्राप्त हुई, वैसी जो है वो अन्य कवियों को नहीं प्राप्त। तो इसके पीछे भी मुझे लगता है कि वो ऐसी आलोकित चेतना वाले कवि हैं, जो कि केवल जो आवश्यकता पड़ने पे बिंबों, कल्पनाओं, रूपकों आदि के माध्यम से अपने आप को संप्रेषित कर सकता है, तो दूसरी ओर जो है वो आवश्यकता पड़ने पे
हिंदी के सार्वजनिक मंचों से एक तेजस्वी बौद्धिकता का भी प्रदर्शन कर सकता है। तो ये जो उनके व्यक्तित्व की ये बहुआयामिता है कि वो दो तरह की कलाओं को एक साथ वो साध लेते हैं। बिंबों, रूपकों, कल्पनाओं के माध्यम से अपने आप को संप्रेषित करना, बहुत सफलता से वो संप्रेषित करते हैं। और बहुत गद्य के का जो एक सपाटपन का सौंदर्य होता है, गद्य के सपाटपन के साथ सार्वजनिक मंचों से भी वो अपनी बात को वो कह सकते हैं। इसी अर्थ में मुझे लगता है कि वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल होने के उनमें जो है वो सारे गुण हैं और वो सफलतापूर्वक उन्होंने अपने आप को हिंदी के लोकतंत्र में एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे भी अपनी पहचान उन्होंने हासिल की। और पब्लिक इंटेलेक्चुअल का काम क्या होता है? पब्लिक इंटेलेक्चुअल का काम यही होता है कि वो जितने भी इस समय के अपने समय के डिस्कोर्सेस हैं, विमर्श हैं, उनको वो उनकी गुणात्मकता को वो समृद्ध करें। उनको एक तरह से वो एक जो भी चीजें हैं जो हमारे समाज को एक तरह से विचलित करती हैं, जिन मुद्दों पे स्टैंड लेना चाहिए, निर्भीक होकर अपनी राय रखनी चाहिए, बिना किसी संकोच के सत्ता के मुंह पर सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, हिमाकत करनी चाहिए। और जो सेटल्ड डिबेट है, उनको अनसेटल करने की जो जरूरत होती है, वो काम भी वो कर सके। तो वो इस अर्थ में मुझे लगता है कि वो एक सफल पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और उन्होंने बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं हिंदी साहित्य से जुड़े हुए और राजनीति से जुड़े हुए, जिसमें उन्होंने बेखौफ होके अपनी राय उन्होंने रखी है। और ऐसा कम हुआ है, ऐसे कम रचनाकार ऐसा करते हैं। आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि साहित्य की चीज, साहित्य का परिसर सामाजिक मुद्दों के परिसर से अलग होता है। और ये इतिहास की विडंबना देखिए, जो अशोक जी पे जो आरोप लगाए जाते थे एक समय कि उनका साहित्य सामाजिकता से अछूता है या उनके साहित्य में राजनीतिक सामाजिक चेतना जो है वो ठीक से अपने समय की राजनीतिक सामाजिक चेतना को उन्होंने अपनी कविताओं में नहीं दर्ज किया है। और वही अशोक वाजपेयी जो हैं वो पिछले लगभग 2 दशकों से सबसे अधिक सामाजिक राजनीतिक चेतना को अपने वक्तव्यों, अपने व्याख्यानों इत्यादि के माध्यम से वो दर्ज कर रहे हैं। यानी कि जिस शख्स पे कलावादी होने का आरोप था, वो शख्स जो है वो सबसे अधिक बाद में सामाजिकता, सामाजिक आंदोलन या सामाजिक प्रतिरोध की जो राजनीति है, उसके वो साथ खड़ा हुआ हमें नजर आता है। और वो जो भी व्याख्यान देते हैं, जो वक्तव्य देते हैं, उनको अगर आप सावधानी से डिकोड अगर कीजिए, तो आप उसमें पाएंगे कि वो एक तरह से मानवीय स्वतंत्रता के कि मनुष्य को स्वतंत्र होकर स्वतंत्र रहने का अधिकार है। और स्वतंत्र रहने का ही नहीं, बल्कि अपने प्रतिरोध को दर्ज कराने का, प्रतिरोध को व्यक्त करने का भी अधिकार है। और इसी उद्देश्य से वो अपने व्याख्यानों का जो है वो शिल्प तैयार करते हैं। यानी कि वो एक तरह से अपने व्याख्यानों के माध्यम से मानवीय स्वतंत्रता और मनुष्य होने की जो गरिमा है, मनुष्य होने के पास एक ही चीज है कि वो एक गरिमा रखे अपनी मनुष्यता की। क्योंकि जिस क्षण वो उस गरिमा को गंवा देता है, वो मनुष्यता के दर्जे से नीचे गिर जाता है। तो वो स्वतंत्रता और गरिमा दोनों को जो है वो उसकी रक्षा करते हैं अपने व्याख्यानों के माध्यम से। और कहा भी गया है कि एक सुंदर और सार्थक भाषण जो है वो स्वतंत्रता का, किसी भी तरह की मानवीय स्वतंत्रता का सच्चा अभिभावक होता है, वो उसकी रक्षा करता है। और अशोक जी कहीं कभी मुझे ऐसा नहीं लगा उनके वक्तव्यों को, उनकी बातों को, सार्वजनिक मंचों से दिए गए उनके भाषणों को सुनते हुए कि वो केवल निरुद्देश्य बोल रहे हैं। उनके यहाँ एक ठोस सोद्देश्यता है,
जैसे कि स्वदेश लेखन होता था, कहा जाता था कि सारा लेखन स्वदेश होना चाहिए। तो उनका भाषण जो है वो हमेशा स्वदेश होता था, और वो स्वदेशिता उस अर्थ में थी कि वो किसी न किसी नागरिक पहल की वो वकालत करते हैं। पब्लिक इंटेलेक्चुअल ये काम करता है कि वो जो सत्ता है, राज व्यवस्था है, उसके बरक्स वो पब्लिक यानी कि नागरिक की सत्ता की भी वो वकालत करता है। और एडवर्ड सईद ने एक जगह लिखा भी है कि सारे इंटेलेक्चुअल पब्लिक ही होते हैं, कोई प्राइवेट इंटेलेक्चुअल नहीं होता है। लेकिन पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहने का ये अर्थ होता है कि वो एक समानांतर नागरिक सत्ता, विभिन्न क्षेत्रों में जो नागरिक पहल होती है, कलाओं के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अपनी बातों को दर्ज कराने, अपने अधिकार मांगने के क्षेत्र में जो पहल होती है, वो सारी की सारी नागरिक पहल के एक तरह से सैद्धांतिकी को, नागरिक अधिकार की, नागरिक पहल की सैद्धांतिकी को एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में जो है वो उसको एक उसके लिए एक आधार उपलब्ध कराता है। और एक तरह से जैसे कि उनकी कविताएं हैं, जैसे कि उनकी कविताओं में आप मेटाफिजिकल, राजनीतिक या मानवीय अंतर वस्तु को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। जो कविताएं वो आपस में बुरी तरह से, ये चीजें सारी प्रवृत्तियां बहुत अंदर इंटरकनेक्टेड है, तो बहुत आपस में जुड़ी हुई, आपस में बुरी तरह से गुथी हुई। उसमें मेटाफिजिकल सेंटिमेंट है, उसमें राजनीतिक भावनाएं हैं, और उसमें बहुत उदात्त मानवीय भावनाएं भी। बाद में ऐसा हुआ, कई आलोचकों ने माना कि नहीं, राजनीतिक भावनाएं और मानवीय भावनाएं अलग होती हैं, या मेटाफिजिकल सेंटिमेंट जो है वो राजनीतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति में आड़े आते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आलोचनात्मक विमर्श है, इसके बरक्स, इसके विरुद्ध जो है वो अशोक जी की कविताएं जो हैं वो इन तीनों प्रवृत्तियों का वहां पे बहुत ही एक आपस में मिली जुली है, मेटाफिजिकल, राजनीतिक और मानवीय। और कई बार यही बात उनके भाषणों में भी दिखती है। उनके भाषण कई बार, उनके व्याख्यान जो है वो बहुत सपाट राजनीतिक भाषण नहीं है, और अच्छा है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक भाषण जो है वो अक्सर बहुत, उनके प्रति लोगों के मन में बहुत सम्मान भाव नहीं मौजूद। उनके भाषण एक साथ जो है वो मेटाफिजिकल हैं, एक साथ राजनीतिक हैं, और एक साथ बहुत मानवीय गहरी गहरी अंतर्दृष्टि से भी लैस है। यानी कि जो शिल्प उनके कविताओं में है, कई बार वही शिल्प उनके भाषणों में भी मुझे नजर आ जाता है। उन भाषणों में वो छूटती हुई स्मृति को बचाने की बात करते हैं, वो उन भाषणों में भाषा को बचाने की बात करते हैं, और अपने भाषणों में वो समाज के पराजित लोगों का समर्थन करने की भी वो बात करते हैं, और उम्मीद की भी वो बातें करते हैं। तो एक तरफ उनके भाषण, उनके वक्तव्य बहुत ठेठ सामाजिक राजनीतिक उसकी अंतर्वस्तु है, तो साथ साथ उनके भाषणों की भी एक गहरी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक किस्म की एक चेतना भी उसके साथ मौजूद है। और ये हर बड़ा विचारक यही करता है, हर बड़ा कवि, हर बड़ा विचारक यही करता है कि वो कई शिल्पों में, कई समयों में, कई तरह के चेतना के कई स्तरों पे जा करके वो अपनी बात कहता है। क्योंकि हमारा यथार्थ जो है वो बहुस्तरीय है, उसमें चेतना के कई स्तर उसमें मौजूद है। हम एक साथ राजनीतिक, हम एक ही समय राजनीतिक हैं, और दूसरे समय हम हो सकता है कि बहुत मानवीय हों, और तीसरे समय हम किसी मेटाफिजिकल या आध्यात्मिक अवस्था में मौजूद हों। तो एक बतौर एक कवि वो के साथ साथ वो यही काम वो अपने भाषणों में भी करते हैं कि यथार्थ की बहुस्तरीयता को वो पकड़ पाते हैं, क्योंकि दुर्लभ है आज के समय में, खास तौर पे जिसमें कवि कर्म भी बहुत कठिन हुआ है, और सत्य को पहचानने का काम भी बहुत अधिक मुश्किल बना दिया गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि परंपरागत रूप से कवि से कम अपेक्षा की जाती थी, बीइंग अ पोएट बहुत नेसेसरी नहीं था
कि आप जो है वो बहुत सार्वजनिक मुद्दों पे अपनी राय को रखेंगे। हमारे यहाँ धार्मिक गुरु हैं, तरह-तरह के दार्शनिक हैं, तरह-तरह के वकील, बिशप, प्रोफ़ेसर, इन सब का जो है एक क्लास है। और ये क्लास पत्रकार, ये सब क्लास जो है वो पब्लिक इश्यूज़ पे, सार्वजनिक मुद्दों पे अपनी राय रखने के लिए इस क्लास को जो है वो ख़ास तौर पे इसको एक लेजिटिमेट राइट इसको प्राप्त है। कवि को कोई ऐसा कोई बहुत लेजिटिमेट राइट उसको नहीं प्राप्त है। ना कोई कवि को बहुत अपेक्षा की जाती है कि वो सार्वजनिक मुद्दों पे आकर के वो अपनी राय रखेगा। लेकिन अशोक जी ने जो है इस अशोक जी ने इस बाधा को, एक तरह की इस तरह के सोच को, एक इस तरह से इस प्रकार के पूर्वाग्रहों को जो लोगों के मन में मौजूद हैं, उसको उन्होंने तोड़ा है और उन्होंने एक तरह से प्रतिष्ठित कवि होने के साथ-साथ उन्होंने एक प्रतिष्ठित वक्ता के तौर पे भी अपनी उन्होंने ख्याति अर्जित की है। अशोक जी जब बोलते हैं, तो अशोक जी के पास जो है वो संस्मरणों का असीमित कोश है। अशोक जी के पास जब भी आप थोड़ा भी वक़्त बिताएँगे, उनके पास आप खड़े होंगे, उनके साथ चाय पिएँगे, उनके साथ चाय के अलावा भी बहुत कुछ पी सकते हैं, वो पिएँगे। तो उनके पास जो है वो संस्मरणों का असीमित कोश है। लेकिन वो अपने संस्मरणों को भी बहुत एक कलात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो अपने संस्मरणों को भी बहुत जाया नहीं करते हैं, बहुत निरर्थक रूप से उसको जो है वो उसको इधर-उधर नष्ट नहीं करते हैं। वो अपने संस्मरणों का इस्तेमाल भी जो है वो एक बहुत कुशल कलाकार की तरह वो कर सकते हैं। और दूसरों के बारे में संस्मरण सुनाते हुए वे मानवीय संवेदना के शिखर को भी जो है वो स्पर्श कर सकते हैं। मैंने कहा मानवीय संवेदना के शिखर यानी कि दूसरों के बारे में भी संस्मरण इतने आत्मीय ढंग से सुनाते हैं। उनकी दूसरों की भी बहुत ज़्यादा जो दूसरों की ऊँचाइयाँ हैं, दूसरों की जो बहुत गहराइयाँ, ऊँचाइयाँ, व्यापकता है, उसके निकट भी वो आपको ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदी में ये संकट है कि लोग आत्म केंद्रित अधिक होते हैं और वो या तो आत्म केंद्रित होते हैं या वो बहुत अधिक आत्म विज्ञापित होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आत्म केंद्रित व्यक्ति बहुत आत्म विज्ञापित हो, लेकिन वो हो सकता है कि उतने आत्म केंद्रित नहीं हैं, लेकिन कई लेखक लेकिन आत्म विज्ञापित बहुत अधिक हैं। अशोक जी के यहाँ ऐसा लगता है कि उनके संस्मरणों को सुनते हुए कि वो आत्म-विज्ञापन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आत्म-विज्ञापन को भी जो है वो एक सुंदर कला, एक गरिमा, एक गंभीरता के साथ उसको साधा जा सकता है। तब जो है वो अपने बारे में भी बोलने का एक जो है वो सार्थकता अपने बारे में भी बोलने की अपने अपने अपना पक्ष रखने की भी तभी अपनी एक सार्थकता जो है वो रेखांकित की जाती है। तो अशोक जी भी जो है वो अपने बारे में बोलते हुए भी बहुत गरिमावान तरीके से वो अपना पक्ष भी रखते हैं। कहीं उसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी में किया गया, बहुत एक तरह से अहम भाव के साथ किया पेश किया गया कोई आत्म-विज्ञापन है। वो दूसरों के बारे में दूसरों की गरिमा को भी उजागर करते हैं और दूसरों की गरिमा को उजागर करते हुए ही वे अपने विचार की, अपने भावनाओं की गरिमा को भी वो प्रकट करने में सफल होते हैं। यानी कि आप अगर उनके पास बैठेंगे, उनके व्याख्यान सुनेंगे, तो वो अन्य की जो ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस ऑफ अदर्स, जो दूसरों की जो महानता है, उसको वो जो रेखांकित करते हैं, उससे जो है वो अशोक जी के भी विचारों की गरिमा और विचारों की महानता जो है वो प्रकट होती है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले रज़ा फाउंडेशन ने ही एक कार्यक्रम किया था अ इस पे युवाओं पे और उसमें उन्होंने जो है वो कई लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था और उसमें उन्होंने चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन से जुड़ा हुआ उन्होंने बड़ा रोचक प्रसंग सुनाया।
मैं तो वहीं सामने मंच पे बैठा, वो कुर्सी पे बैठा हुआ था और वो माइक से बोल रहे थे। उन्होंने जगदीश स्वामीनाथन के बारे में बताया कि वो एक जगह कलेक्टर थे और जगदीश स्वामीनाथन उनसे मिलने आए और मिल के जो है वो जब मिलने आए तो अशोक जी को कहीं जाना था। जिले के कलेक्टर थे, तो उनको अचानक से किसी मीटिंग में जाना पड़ गया। तो उन्होंने कहा स्वामीनाथन जी से कि आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं अपनी जरा मीटिंग को निपटाकर बस अभी आया। ये कह करके वो उन्होंने स्वामीनाथन जी की कुर्सी जो है वो अपने लॉन में लगवा दी, जहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए थे, ठीक-ठाक हरियाली थी और वो चले गए उसके बाद मीटिंग में। लेकिन मीटिंग में उनका मन नहीं लगा, कैसे भी मीटिंग उन्होंने अटेंड की, कैसे भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो निकले, वापस आए अपने बंगले पे, तो उन्होंने देखा कि स्वामीनाथन जी जो हैं, वो एक पेड़ की ओर मुँह करके चुपचाप बैठे हुए हैं। और अशोक जी बताते हैं कि उन्हें थोड़ा-सा संकोच हुआ कि देर से आने के लिए क्षमा याचना भी उन्होंने की। तो स्वामीनाथन जी ने उन्हें उनकी झेप से मुक्त करते हुए उन्होंने कहा, "अरे! मैं अकेला कहाँ था, मैं तो इस पलाश से वार्तालाप कर रहा था।" पलाश मतलब सामने जो पलाश का पेड़ लगा हुआ है। तो स एक कलाकार के एक वृक्ष से वार्तालाप करने का जो उन्होंने संस्मरण सुनाया और जिसको उन्होंने बहुत बहुत ही सुंदर काव्यात्मक भंगिमा में जिस तरह से उन्होंने पेश किया, उससे वहाँ के अधिकांश श्रोता जो है, वो भीतर से झंकृत और चमत्कृत हो गए और उनकी चेहरे की प्रतिक्रिया से इस बात को देखा जा सकता है। यानी कि वो अपने भाषणों में कोई बहुत सपाट राजनीतिक बातें केवल नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने भाषणों में कविताओं, कवियों, कलाकारों के जीवन के मार्मिक पक्षों को भी वो उजागर करने में समर्थ हैं। तो और वे कलाकारों के बारे में अत्यंत आत्मीयता से वो बात करते हैं। वही मैंने बताया कि जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लेखक केवल आत्मकेंद्रित होते हैं, अन्य की चर्चा नहीं करते हैं। वो केवल अन्य की चर्चा केवल अदरिंग के सेंस में करते हैं। अदरिंग मतलब कि वो जो उनका शत्रु है, केवल वही उसी की चर्चा करते हैं। लेकिन अशोक जी जो हैं वो इसी प्रकार से अन्य की गरिमा को अपने भाषणों में उजागर करते हैं और लोगों के महत्व को धूमिल पड़ने से कई बार बचाते भी हैं। ऐसा नहीं कि अशोक जी ने कोई के मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है या कोई वो देवता हैं या उनमें कोई मानवीय कमजोरियाँ नहीं है, अन्य से उनकी शत्रुताएँ नहीं होंगी, सारी चीज़ें हैं और कई बार मैंने उनको खास तौर पे नामवर जी के प्रसंग में जब चर्चा होती थी, तो उनकी कई दबी हुई अ, ग्रंथियों को मैंने देखा भी कि वो नामवर जी को लेके थोड़ा-सा वो बहुत ही अभी भी जो है वो अत्यंत सावधान हैं और वो मौका पड़ने पे अभी भी वो जो है वो नामवर जी के विरोध में कोई ना कोई बात अवश्य कहना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के वो दूसरों के महत्व को धूमिल पड़ने से बचाते हैं और अक्सर उनको अपने भाषणों में कहते सुना भी जाता है कि उनके जीवन की साधना का एक पक्ष यह भी है कि वे कलाकार व लेखक को भी धूप और प्रकाश प्राप्त हो, जो अन्य लोगों को प्राप्त है। यानी कि जो दूसरे कलाकार और लेखक हैं, जो अंधेरों में रहते हैं, जिन्हें समाज उपेक्षित करता है, जिनके महत्व को हमारे समाज में कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण जिनके योगदान को नहीं माना जाता है, खास तौर पे हिंदी क्षेत्र में, जहाँ पे साहित्यकारों को, लेखकों को, चिंतकों को, दार्शनिकों को वैसा एक तरह से सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त है, जैसा कि दक्षिण में, महाराष्ट्र में या बंगाल में जैसा कि वहाँ के लेखकों, कलाकारों को सम्मान प्राप्त है। वहाँ पे वैसे हिंदी क्षेत्र में उनका संघर्ष जो है वो अनूठा है, कि जहाँ पे वो लेखकों और कलाकारों को धूप और प्रकाश प्रदान करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। जो कि समाज के अन्य प्रभावशाली वर्गों को जो चीजें प्राप्त है। अशोक जी की वक्तृत्व कला का के कई आयाम हैं। एक आयाम तो मैंने बताया कि उसमें उनकी जो कविता का जैसा शिल्प है, कई बार वैसा ही उनके वक्तव्यों और उनके व्याख्यानों का भी शिल्प वैसा होता है।
लेकिन उनकी वक्तृत्व कला केवल मैंने देखा कि केवल सुविधाजनक मंचों पर नहीं प्रकट होती, कि वो बहुत सावधानी से मंच चुने और बाकी जगह जो है वो अपनी अनुपस्थिति के अब कोई ना कोई बहाना बना करके अनुपस्थित होने का काम करें। बल्कि कई बार जो बहुत ही राजनीतिक रूप से जो मंच बहुत सुविधाजनक माने जाते हैं, वहां पे भी वो अपनी राय रखने, अपनी असहमति, सरकार सत्ता से अपनी असहमति प्रकट करने के लिए बेखौफ होकर के वो वहां पे भी पहुंचते हैं, और बोलते समय वो किसी सरकार या किसी सेंसरशिप की वो परवाह नहीं करते हैं। कम से कम मेरे देखने में तो यही आया। और इसकी सबसे जिंदा मिसाल मैंने तब देखी थी जब 6 साल पहले जेएनयू में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। जेएनयू पे उस दिन उस समय बड़े हमले हो रहे, आज भी होते रहते हैं। आजकल तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों को जो है वो पुलिस या किसी बहुत ही कठोर प्रशासक नुमा छवि वाले वाइस चांसलर के हवाले कर दिया गया है। ये ऐसा अंग्रेजों के जमाने में होता था कि विद्यार्थियों का दमन होता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भी जो है वो विद्यार्थियों के बोलने की आजादी का दमन हो रहा है। तो अशोक जी को जो है वो मैंने वहां पे उन्होंने सुना था, जहां पे उन्होंने एक तरह से जेएनयू में जो आजादी श्रृंखला के तहत जो व्याख्यान आयोजित हुए थे, वहां पे उन्होंने जाकर के अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में उन्होंने अपना एक बहुत ही साहसपूर्ण उन्होंने स्टैंड उन्होंने वहां पे लिया था। और वहां पे उन्होंने इस समय, जैसे कि कहा ही जाता है कि सारी की सारी राजनीति जो है वो कल्चर के जरिए की जा रही है। संस्कृति जो है वो राजनीति का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है, और संस्कृति को राजनीति का माध्यम बनाने के लिए संस्कृति की एक गलत व्याख्याएं भी की जा रही हैं। कल्चर को लेकर के बहुत भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लोगों को लड़ाया जा रहा है, कल्चर के नाम पे लोगों का दमन किया जा रहा है, फिल्मों का दमन किया जा रहा है, लोगों की बोलने की आजादी का दमन किया जा रहा है। तो उन्होंने वहां पे जो बात कही वो मुझे बड़ी मार्के की। वहां पे उन्होंने कहा कि इस समय देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जो संस्कृति की जो व्याख्या करने का अधिकार जो है वो संस्कृति, इतिहास, परंपरा, देशभक्ति इत्यादि की व्याख्या करने का अधिकार भी जो है वो सबसे अधिकचरे लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि जो सबसे अशिक्षित और कुशिक्षित लोग हैं वो इस समय संस्कृति, परंपरा, देशभक्ति इत्यादि की व्याख्या कर रहे हैं, और इससे जो है वो देश भर में एक नैरो माइंडेडनेस, एक संकीर्णता का जो है वो भयावह जो है वो प्रसार हो रहा है। और लोग अपनी संस्कृति के लोगों को एक तरह से संस्कृति को हथियार बना करके लोगों के का दमन भी किया जा रहा है और लोगों के बोलने का अधिकार भी छीना जा रहा है। और फिर उन्होंने अपने भाषण के अगले चरणों में उन्होंने बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए कि किस तरह से भारतीय संस्कृति वैसी नहीं है जैसी अब उसको जैसा अब उसको पेश किया जा रहा है। यानी कि भारतीय संस्कृति का एक मिसरिप्रेजेंटेशन करने का एक पूरा अभियान चल रहा है, जिसके विरोध में हमें जो है वो खड़े होना पड़ेगा। और उन्होंने जो है वो उसमें कई उदाहरण दिए उन्होंने। आप शुरू में अर्पण जी ने बताया कि आर्गुमेंटेटिव इंडियन को उन्होंने बहुत उसी तर्ज पे उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति जो है वो एक बहस करने वाली, शास्त्रार्थ करने वाली संस्कृति है। इसमें सत्य को कोई नहीं स्वीकार करता है जब तक वो उसमें शास्त्रार्थ ना हो जाए, या इस संस्कृति में जो है वो इस संस्कृति में वेद जो है वो वेदों की जो पूरी ऋषि यास्क ने जो अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा निरुक्ति, उसमें उन्होंने वेदों का विरोध करने वाले कई ऋषियों को भी उन्होंने शामिल कर लिया था। कौन्तेय जैसे ऋषि को भी शामिल कर लिया था, जिस कौन्तेय ऋषि ने कहा था कि अगर वेद को पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो फिर वेद को हम नहीं मान सकते। फिर वेद की फिर जो है अहमियत क्या है, यानी कि जिस चीज का पुनः प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा सकता है या वेद में लिखी हुई बात को किसी अन्य तरीके से अगर कहा नहीं जा सकता है तो फिर वेद जो है निरर्थक है। कौन्तेय ने कहा था, उन्हीं कौन्तेय को जो है वो
यास्क ने बाद में अपने ग्रंथ निरुक्त में शामिल किया। यानी कि कुल मिलाकर के वो इस तरह के कई उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने वहां पे मौजूद विद्यार्थियों का, वहां पे मौजूद शिक्षकों का इस तरह से प्रबोधन किया कि कैसे जो है वो भारतीय संस्कृति के बारे में कोई फाइनल बात कभी नहीं कही जा सकती कि यही है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के भीतर की व्याख्या कैसे की जाए, ये हर पीढ़ी अपने ढंग से उसको तय कर सकती है। यानी कि भारतीय संस्कृति कोई क्लोज्ड कल्चर नहीं है जिसके बारे में कोई एक फाइनल कंक्लूजन हम तैयार करके सबको हम थमा सकते हैं। तो जो भी मूर्खताओं से भरी हुई जो कट्टरता है, अन्य मतों के प्रति जो वर्तमान असहिष्णुता है, उसको किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के नाम पे चलाने की कोशिश की जाती है, उसके विरोध में जो है वो अशोक वाजपेयी ने कई मानीखे जो उन्होंने स्थापनाएं जो है वो रखी। ये बात भी ध्यान देने योग्य है, हिस्टोरिकली कई चीजों को मैं हिस्टोरिकली देखता हूँ। मेरे साथ समस्या ये है, मैं बार बार चीजों को ऐतिहासिक रूप से समझने की कोशिश करता हूँ। तो एक समय माना जाता था अकादमिक जगत में कि अशोक वाजपेयी जो हैं वो बहुत अधिक बहुलता, वैचारिक विविधता की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो वाम विरोधी हैं। और ये माना जाता था कि वो मैंने कई लेख ऐसे पढ़े जिसमें ये अपने पाठकों को कन्विंस करने की कोशिश की जाती थी कि अशोक वाजपेयी जो हैं वो किसी पूंजीवाद या बुर्जुआजी के वो कलावादी प्रतिनिधि हैं। यानी कि कला के क्षेत्र में वो बुर्जुआ वर्ग और पूंजीवाद को वो एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जितना क्रांतिकारी जनवादी साहित्य है उसके विरोध में खड़े हुए कोई सत्ता परस्त लेखक हैं। हालांकि तब भी उनकी कविताएं, तब की भी अगर उनकी कविताएं पढ़ी जाए तो उनकी कविताओं में मनुष्यता, प्रतिरोध, समानता के मूल्य, ये सब बातें उसमें उस समय भी मौजूद थी। लेकिन उनका एक तरह से उनकी ये छवि जो है, उस समय भी हम लोग जानते थे कि ये छवियां कई बार अतिवादी होती हैं। साहित्य में जो छवियां गढ़ी जाती हैं और जो मनुष्य लिखता है, यानी कि उसके जो लिखे हुए शब्द होते हैं उसके और उसके बारे में जो प्रचारित छवि होती है, उसमें कोई समानता हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। उस समय इतनी मैच्योरिटी उस समय भी हम लोगों ने इतनी अर्जित कर ली। तो वो, लेकिन बाद में देखें, बाद में जिस बहुलता, जिस विविधता की वो उस समय वकालत कर रहे थे, बाद में जब हिंदुत्ववाद का जब जोर बढ़ रहा है, उस पे वो आज भी उसी स्टैंड पे वो कायम है, बल्कि उन्होंने उसको और अधिक ताकत से उन्होंने दोहराना आरंभ कर दिया है। और ये साहित्यिक दृष्टि, यानी कि बहुलता और विविधता की जो सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि थी, वो बाद में उनकी राजनीतिक चेतना में भी वो रूपांतरित हो। और ये कहा जा सकता है कि वो एक तरह से उन्होंने बदलते हुए दौर में, बदलते हुए समय में उनके पास जो भी वैचारिक टूल्स थे, जो भी विचारधारात्मक औजार थे, जिसके माध्यम से वो समाज और साहित्य को देखते थे, उस पे उन्होंने कम से कम कोई समझौता नहीं किया। जबकि हम देखते हैं कि जो बहुत सारे क्रांतिकारी किस्म के, जनवादी किस्म के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं, कई बार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबने किया, लेकिन उनमें से कई लोगों ने समझौते किए जो कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। अशोक जी की एक तरह से ये भी एक विशेषता मुझे लगती है कि वो भाषा का बड़ा गरिमापूर्ण उपयोग करते हैं। यानी कि उनके भाषणों को सुन करके भाषा के प्रति गंभीरता को भी पैदा किया जा सकता है कि आपको भाषा को कैसे बरतना चाहिए, कैसे उसमें हास परिहास तो हो सकता है, लेकिन उसमें कोई हल्की, उथली या कुतर्क से भरी हुई बातों को बहुत अधिक उसमें उसके लिए बहुत अधिक उसमें वहां पे गुंजाइश नहीं होती है। और वे भाषा की जो गरिमा है, भाषा की जो जिस तरह के भाषा शिक्षण का कई बार कार्य करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और वे भाषण देते समय कई बार अपना मजाक उड़ाते हैं। कई बार तो यहाँ तक कह जाते हैं कि हमें कि मेरी कविताएं भी जो हैं वो इस समाज के कूड़े को बढ़ाने में अपना योगदान देती, और इसके लिए मैं कतई शर्मिंदा नहीं हूँ। एक जगह मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने हंसते हुए यही कहा कि
कि इस समाज में जितनी मैंने जो कविताएं लिखी हैं उसने भी कूड़ा बढ़ाया है। लेकिन वो ऐसा करते समय जो है वो ये कई बार वो कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए भी करता हूँ, अपना स्वस्थ आलोचना, अपनी भी आलोचना इसलिए करता हूँ ताकि दूसरे की भी आलोचना कर सकूं। यानी कि जो मनुष्य अपनी आलोचना स्वयं अपने मुंह से कर सकता है, वो उसी को दूसरे की भी आलोचना करने का अधिकार है। और फिर वो कहते हैं कि इसके बाद धड़ल्ले से हमें दूसरे की आलोचना का अधिकार हमें मिल भी जाता है। फिर वो बोलते समय मैंने देखा है कि हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे निराशा, पराजय, अंधकार, निष्क्रियता, ठहराव, घुटन। ये जो शब्द जो है वो जो पारंपरिक रूप से मनुष्य की दुर्बलता को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें भी वो जान फूंक देते हैं और उनमें जान फूकते हैं और उसको और इन शब्दों को भी जो है वो किसी अल्टरनेटिव वर्ल्ड, किसी वैकल्पिक संसार की सृजन की पीड़ा से वो जोड़ सकते हैं। यानी कि भाषा, जो हमारा पूरा वोकैबुलरी है, जो शब्द हैं, जो मनुष्य की दुर्बलता को प्रकट करने के लिए होते हैं, एक कवि, एक सत्याग्रही स्वभाव का कवि ही, एक जोखिम उठाने वाला कवि ही जो है वो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके मनुष्य की चेतना, मनुष्य के प्रतिरोध, उसके संघर्ष को भी जो है वो रेखांकित कर सकता है। और आजकल तो ये माना भी जाता है कि जब सत्ता ने हमारी भाषा को भ्रष्ट करने का अभियान छेड़ रखा है, सत्ता के विभिन्न अंगों ने, सत्ता के विभिन्न, एक तरह से कह सकते हैं बाजुओं, उसकी हाथों ने चारों ओर फैलकर हमारी भाषा की गहराई को नष्ट कर दिया है। आप टीवी चैनल देखिए, अखबार देखिए, नेताओं के सार्वजनिक भाषणों का स्तर देखिए, हर जगह आपको पाएंगे कि लोगों को एक तरह से जो उनकी नई जो भाषा निर्मित होनी थी एक प्रबुद्ध वर्ग के लिए, या एक एक विचार विमर्श की जो भाषा तैयार हो रही थी, उस विचार विमर्श की भाषा को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है एक तरह से। तो उसमें जो है वो इस तरह के अशोक जी जैसे प्रबुद्ध चिंतकों का, कवियों का हस्तक्षेप जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि उन्होंने हमारी भाषा को जो है वो नष्ट होने से भी वो लगातार बचा रहे हैं और वो दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। एक स्तर पे वो जो शब्द हैं, जो पारंपरिक शब्द हैं, उनमें नई जान फूंक देते हैं, तो दूसरी ओर जो भाषा मनुष्य को दुर्बल बनाती है उसके खिलाफ भी वो मोर्चा लेने के में वो संकोच नहीं करते हैं। और एक कविता में उन्होंने कहा भी है, उस कविता का नाम है समय से अनुरोध। उसमें वो कहते भी हैं, समय मुझे सुनाओ वह कहानी जब व्यर्थ पड़ चुके हों शब्द, अस्वीकार कर किया जा चुका हो सच और बाकी ना हो जूझने की शक्ति, तब भी किसी ने छोड़ा ना हो प्रेम, तजी ना हो आसक्ति, झुठलाया ना हो अपना मोह। यानी कि जितने भी मनुष्य, एक तरह से मानवीय चेतना के विरोध में जितनी भी चीजें हैं, व्यर्थ पड़ चुके शब्द हों, अस्वीकार किया जा चुका सच हो, दुर्बलताएं हों, उसके बावजूद जो है वो प्रेम करने की, आसक्ति को व्यक्त करने की और मोह को जो है बनाए रखने की जो वो बात करते हैं, वो मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे उनके पाठकों के बीच वो उनकी एक बहुत ही दोनों तरह की छवि बनाती है, जो कि एक बहुत कलानुरागी है, जो हंसते हुए चेहरे के साथ अपनी बात कहता है, कलानुरागी है, लेकिन दूसरी ओर वो भीतर ही भीतर किसी बहुत गहरी वेदना से, जिसे भीतर ही भीतर किसी संघर्ष से भी वो गुजर रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर किसी वेदना से, किसी संघर्ष से नहीं गुजर रहा हो, वो इतने दृढ़ता के साथ वो अपनी बात वो नहीं कह सकता है। तो उनकी दृढ़ता जो है, हम उसको, ये बात हम पहचान नहीं पाते हैं, उसको, उस दृढ़ता को अर्जित करने के लिए अशोक जी ने स्वयं कितनी वेदना को और कितने एक तरह से भीतरी पीड़ा को उन्होंने सहा होगा। और वो लगातार जो है वो लेखक की स्वयं निर्भीकता का एक तरह से उनकी बातों में है, उनकी बातों में निर्भीकता प्रकट होती है और साथ साथ वो हर मंच से वो लेखक की निडरता का जो है वो पक्ष जरूर लेते हैं।
और ये कहा जा सकता है कि उनकी जो फियरलेसनेस है वो एक तरह से किसी बहुत ही लिबरल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आई है। और वो लिबरल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो बहुत जो है भारत में बहुत उसका भविष्य नहीं है। ये सब बातें कई लोग उससे कहते भी हैं। और ये भी अशोक जी पे के बारे में कहा जाता है कि वो जो उदारवादी चिंतन परंपरा के भीतर जो उनकी वैचारिकी के सूत्र हैं, वो उदारवादी चिंतन परंपरा स्वयं उस वर्ग से अपने आप को पूरी तरह से काट चुकी है जो कि लोकतंत्र को और उदारता की रक्षा करता है। जैसे कि वो वर्ग है किसानों का, मजदूरों का, निम्न वर्ग के लोगों का, और यही वो वर्ग होता है जो लोकतंत्र की रक्षा करता है। कोई बहुत किसी किसी भी दौर में ऐसा नहीं होता है कि केवल कोई इंटेलेक्चुअल, कोई लिबरल इंटेलिजेंशिया जो है वो लोकतंत्र की रक्षा करने में कामयाब हो। पश्चिम की बात अलग है जहां पे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, लेकिन कम से कम इधर दक्षिण एशिया में और आजकल जिसको ग्लोबल साउथ बोला जाता है, वहां पे जो है वो इस तरह की चीजों को, लोकतंत्र को भी स्थापित करने के लिए निम्न वर्गीय लोगों को, किसानों को, संघर्षों, किसानों मजदूरों के संघर्ष को भी जो है वो उसकी बड़ी भूमिका होती है। और कई बार कहा जाता है कि अशोक जी के यहाँ ये उनके उनके बारे में किसी तरह का कंसर्न, किसी तरह की चिंता मौजूद नहीं है। और उसमें उनमें एक आध्यात्मिकता है, उसमें एक तरह की बहुत गहरी मानवीय संवेदना है, लेकिन उस सोशल क्लास के बारे में उनका जो है वो कोई स्पष्ट साफ सुथरा उनका नजरिया नहीं है। अब बहुत मैं इस आरोप को जब मैं बहुत क्लोजली एग्जामिन करता हूँ, मेरे साथ ये है कि कोई आरोप लगाया जाता है तो मैं उसको झट से मान भी नहीं लेता हूँ, ना उसको खारिज करता हूँ। थोड़ा सा मैं ठहर करके उसको जो है वो उसको एग्जामिन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपने उदारतावाद को भी जो है वो केवल अपने फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। अगर और उनका जो पूरा का पूरा लिबरल उनका आउटलुक है, नजरिया है जीवन के प्रति, जीवन शैली के प्रति, साहित्य के प्रति, उसी से बहुलता और वैचारिक विविधता के सूत्र उन्होंने अर्जित किए हैं, वो भी जो है वो केवल ड्राइंग रूम तक किसी सीमित नहीं है। और वो आगे बढ़ करके वो ये हम ये कह सकते हैं कि वो खुले मंचों पर भी आकर भी वो अपनी बात कहते हैं। यानी कि जो उनकी एक तरह से राजनीतिक दृष्टि है, वो उनकी जीवन दृष्टि भी है और वो उनकी रचना दृष्टि भी है। वो उसी उदारतावाद के माध्यम से जीवन में लगातार नए नए प्रयोग भी कर सकते हैं। और वो नए नए प्रयोग करते समय वो अपनी चेतना को जीवंत बनाए रखते हैं और उसको सृजनशील बनाए रखते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत क्षेत्रों में योगदान दिया है। उन्होंने आदिवासी कलाओं के उन्होंने संरक्षण की उन्होंने बात की है। उन्होंने एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने आदिवासी कलाओं के साथ साथ उन्होंने जो है वो समाज के लगभग हाशिए के जो वर्ग हैं उनसे जुड़े हुए विचारकों को भी उन्होंने अपने मंचों पर, अपने न्यास में, रजा न्यास में उन्होंने आमंत्रित किया, उनको बात करने का, अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। तो ये सब जो उनका योगदान है वो ये मुझे दिखाता है कि उनपे जो आरोप है कि वो उदारतावाद का पक्ष लेते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र को बचाने वाले असली वर्ग हैं उनके प्रति उनके मन में कोई एक तरह से दूरी है या उससे अपने आप अपना अलगाव बना के रखते हैं, ये मुझे कोई आरोप उसमें बहुत सही नहीं लगता है। क्योंकि वो अपनी उदारतावाद का प्रयोग बहुत जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए करते हैं और ये सचमुच अपने में बहुत डेयरिंग, बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करना, पुरस्कार लौटा देना, या आदिवासी कलाओं के संरक्षण की बात करना, लगातार नए नए प्रयोग करना। तो और ये सारी चीजें इतिहास में जो है वो याद रखी जाएंगी। और ये भी याद रखा जाएगा कि भारतीय कलाओं की अंतःनिर्भरता को के बारे में उन्होंने जो लगातार उन्होंने जिद की है, एक तरह से लोगों को जागरूक बनाने का अभियान चलाया है, उसको भी जो है इतिहास में हमेशा याद रखा है। तो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे अंत में मैं यही कहूंगा कि अशोक वाजपेयी, हर कवि की, हर विचारक की विफलताएं होती हैं, हर लेखक की विफलताएं होती हैं, सफलताएं होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हर लेखक, हर विचारक अपने विजन पे के साथ वो जुड़ा रहे और अपने एक तरह से अपने समय की, अपनी समकालीनता की, अपनी समकालीन वास्तविकता जो है उसके उसके भीतर जो बहुत अन्याय है, बहुत कई तरह के जो वैचारिक मानसिक संकीर्णताएं हैं, उनके खिलाफ वो संघर्ष करता रहे।
उस अर्थ में मुझे अशोक वाजपेयी जी का योगदान ऐतिहासिक लगता है, खास तौर पे एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे, एक वक्ता के तौर पे, और इतिहास उनको जो है वो एक हिंदी के एक साहसी वक्ता के तौर पे हमेशा याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से मैंने समय ज्यादा भी ले लिया है और अब इसको यही समाप्त करना ठीक रहेगा। शुक्रिया। जी शुक्रिया वैभव जी, विस्तार पूर्वक इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और मित्रों, हमारे पास दो चित्र हैं, कम ही चित्र हैं, मगर दो चित्र हैं जिनमें वैभव सिंह जी और अशोक वाजपेयी जी साथ हैं। तो वे किस अवसर के हैं, क्या उसके पीछे के प्रसंग हैं, हम इसे भी वैभव सिंह जी से ही सुनते हैं। जी वैभव जी। हाँ पण जी, ये दरअसल नवल शुक्ल जी ने एक पत्रिका के संपादक बने, साक्षात्कार, और उन्होंने नामवर सिंह पे उन्होंने पूरा निकाला। उससे कुछ ही समय पहले नामवर जी का देहांत हुआ था और मुझे उन्होंने फोन करके उन्होंने जिम्मेदारी दी कि मैं अशोक जी से जरूर बात करूं, क्योंकि अशोक जी जो है वो, अशोक जी और नामवर जी, राजेंद्र जी, इन सब ने जो है साहित्य को लंबे समय तक एक साथ साथ उन्होंने जिया है। बल्कि ये सब लोग, इन्हीं सब लोगों ने हिंदी साहित्य के युग निर्माता हैं, अशोक जी, नामवर जी, राजेंद्र यादव। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि अशोक जी मुझे समय दें और उसमें नामवर जी पे वो खुल के अपनी बातें करें। तो मैंने अशोक जी को फोन किया, अशोक जी तैयार हो गए। फिर मैं गया अशोक जी के साथ मिलने, और ये मीटिंग मेरी 2 बार, कई कई काफी लंबे समय तक, लगभग 1.5 घंटे की 2 बार मीटिंग हुई उनसे। और उन्होंने नामवर जी के बारे में उन्होंने कई बहुत ही मतलब ऐसी बातें कही जिनसे सहमत हुआ जा सकता है, कई ऐसी बातें कही जिनसे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन कुल मिला के एक बहुत ही सुखद वातावरण में, एक बहुत ही रसरंजनी वातावरण में उन्होंने साक्षात्कार मुझे दिया। उसके लिए मैं अशोक जी का बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत अभी तक आभारी हूँ कि उन्होंने उस समय इतना समय दिया। जी, और जब उस बातचीत की चर्चा चली है, उस इंटरव्यू की, तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो एक आध अंश, खासतौर से नामवर सिंह जी को लेकर भी क्या कह रहे हैं उसको अगर यहाँ पर पढ़ सके तो अच्छा हो। जी जी जी। अब आपने कहा तो है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, जरा कहाँ गया वो इंटरव्यू और कहाँ है वो देखना पड़ेगा जरा। जी जी, देख ले अगर संभव है। हाँ तब तक हाँ हाँ। मैं कभी कभार से एक आध अंश पढ़ता हूं जिसमें वे हम्म अमर्त्य सेन की चर्चा करते हैं। आज जब हम्म सार्वजनिक बुद्धिजीवियों की बात हो रही है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की, तो उसमें अमर्त्य सेन का भी नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। आपने भी जी उनकी जी। चर्चा की। तो अमर्त्य सेन से जो उनकी मुलाकात रही कई जगहों पर, तो उसमें एक खास इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर जो एक उनके साथ एक शाम बिताई बतौर श्रोता, और बतौर उसमें वो शामिल भी रहे, तो उसकी भी चर्चा। और अमर्त्य सेन का अर्थ नाम से उन्होंने लिखा, और एक और कॉलम लिखा, अमर्त्य सेन के साथ एक शाम। और मैं अशोक वाजपेयी रचनावली खंड 7 से देखकर पढ़ रहा हूं, और अमर्त्य सेन और पंचांग, ये 3 आलेख यहाँ पर हैं। और भी कई जगहों पर उनकी चर्चा आती है। तो जब तक वैभव सिंह जी ढूंढते हैं उस अंश को, तब तक मैं, जब अमर्त्य सेन की चर्चा हुई है तो उन्हें लेकर अशोक वाजपेयी जी क्या सोचते हैं यह मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। अमर्त्य सेन का अर्थ आलेख में अशोक वाजपेयी लिखते हैं, साथियों, कि भारतीय उपमहाद्वीप के अकाल, दुर्भिक्ष, गरीबी और अशिक्षा के अपने विश्लेषण के आधार पर ही अपनी अनन्य विश्व दृष्टि विकसित करने वाले, और मुख्यतः अपने उसी अवदान के आधार पर नोबेल पुरस्कार पाने वाले एक अर्थशास्त्री से पता चल रहा है कि सामाजिक अंतःकरण के बिना हमारी स्वतंत्रता अधूरी है।
कि लोकव्यापी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के बिना हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता। अमर्त्य सेन ने प्रकारांतर से हमें यह भी याद दिलाया है कि अवधारणाओं की गिरफ्त या जकड़बंदी हमें एक मानवीय नरक में पहुंचा सकती है अगर हम लोगों को याद न रखें। तो ऐसी कई बातें वे करते हैं और यहां वे रविंद्रनाथ ठाकुर जी के साथ अमर्त्य सेन के जुड़ाव को दोहराते हुए एक दूसरे आलेख में लिखते हैं कि चूंकि अमर्त्य सेन उन विरले अर्थशास्त्रियों में से हैं जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे सांस्कृतिक चिंतक की कई स्थापनाओं का प्रखर विश्लेषण कर चुके हैं। और फिर वे उस शाम की बात कर रहे हैं जिस शाम वो लिखते हैं कि श्रोताओं में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति से लेकर कई युवा बुद्धिजीवी थे। वह अवसर था द बुक रिव्यू लिटरेरी ट्रस्ट द्वारा आयोजित पहले निखिल चक्रवर्ती स्मारक व्याख्यान का और विषय था स्वतंत्रता के रूप में विकास और वक्ता अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन ने उन्हीं पत्रकार बुद्धिजीवी निखिल चक्रवर्ती के एक पद लोकतंत्र से स्फूर्त लोग को विशेष रूप से याद किया था। लोकतंत्र से स्फूर्त लोग। और फिर वे इस शाम की और उस व्याख्यान की विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मित्रों, आप कभी समय मिले और सुविधा हो तो आप इन आलेखों को पढ़ सकते हैं। मैं अभी वैभव सिंह जी के पास चलता हूं, संभवतः उनके पास वह बातचीत आ गई होगी, उससे हम सुनते हैं। जी देखिए, ये लंबा इंटरव्यू था। उसका एक पहला सवाल मैंने उनसे पूछा था, नामवर सिंह को आप कब से जानते हैं, कब उनसे पहली मुलाकात? उनका उत्तर था, नामवर सिंह से मेरी पहली मुलाकात इलाहाबाद के साहित्यकार सम्मेलन में हुई। मैंने 1957 में अपना पहला लेख लेखक की प्रतिबद्धता नाम से सागर में उनके उकसाने पर ही लिखा था। मुझे आलोचना की ओर प्रवृत्त करने में नामवर जी और देवी शंकर अवस्थी प्रमुख थे और मैं इन दोनों का हमेशा कृतज्ञ रहा। मैंने अपने 2 निबंध कविता और राजनीति तथा विचारों से विदाई पर एक अभिभाषण उनके संपादन में निकल रही आलोचना पत्रिका के लिए लिखे थे। मेरी फिलहाल नामक पुस्तक नामवर जी के दबाव में ही पूरी हुई तथा प्रकाशित हुई। सरकारी नौकरी से 1 महीने का अवकाश लेकर उसे मैंने पूरा किया था। वर्धा के महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में मुझे कुलपति नियुक्त कराने में नामवर सिंह की ही भूमिका थी। वे और यू आर अनंत मूर्ति मुख्य रूप से चयन समिति में थे। मेरे पहले कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है, जो कि 1966 में आया था, उसका भी शीर्षक नामवर सिंह ने ही दिया था। मैं उसका नाम कुछ और रखा था, पर उन्होंने संग्रह की एक पंक्ति निकालकर कहा कि यह नाम होना चाहिए। कुल मिलाकर 2005 और 6 तक हमारे संबंध काफी नजदीक। ये उन्होंने जवाब। बाकी तो इंटरव्यू बहुत लंबा है, अगर आप कहें तो मैं और अंशों को पढ़ दूंगा, वैसे तो काफी हो जाएगा। जी जी जी, 1-2 अंश पढ़ लें, अच्छा ही होगा। जी, स्वागत। फिर मैंने उनसे अगला पूछा सवाल कि मैंने उनसे पूछा कि नामवर सिंह ने हिंदी की बौद्धिकता को लगातार समृद्ध किया है। नई कहानी, छायावाद, नई कविता व उपन्यास संबंधी बहसें उन्हीं की मान्यताओं के इर्द गिर्द घूमती रही। आज उनके निधन के बाद उनकी आलोचना व आलोचक संबंधी योगदान को आप किस रूप में याद करना चाहते? उनका जवाब था, मैं कहूंगा कि हिंदी में दुर्भाग्य से और सौभाग्य से भी सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिकता साहित्यिक आलोचना के माध्यम से प्रकट हुई। दुर्भाग्य शब्द का आयास इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अन्य अनुशासनों में ऐसी बौद्धिकता सम्यक रूप से नहीं व्यक्त हुई। साहित्य जगत में आलोचना को केंद्रीयता प्रदान करने का श्रेय नामवर सिंह को दिया जा सकता है। नामवर सिंह ने आलोचना को केंद्रीयता के अहाते में
लाने का कार्य किया और एक साथ ही उसे समकालीन रचना का सहचर भी बना दिया। इसके पहले रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद पर लिखा, तो पर छायावाद के वे वैसे सहचर आलोचक न थे। आलोचना व समकालीन लेखन के संबंधों की प्रतिष्ठा के लिए नामवर जी को श्रेय देना गलत नहीं होगा। नामवर सिंह का योगदान हिंदी में आलोचना की भाषा को समृद्ध करने में भी है। वे स्वयं अध्यापक थे, पर उन्होंने हिंदी विभागों की बद्धमूल अकादमिक भाषा को जतन से, सावधानी से तोड़ने का काम किया। हिंदी के विभिन्न अवधारणात्मक पदों को पुष्ट करने में उनकी भूमिका रही। इसी प्रकार उन्होंने आलोचना तथा विद्वता के बीच जो स्वाभाविक दूरी होती है, उस दूरी को भी भरने का प्रयास किया। वे विद्वान थे और आलोचक भी। संस्कृत काव्य परंपरा, अपभ्रंश, उर्दू साहित्य तथा उत्तर आधुनिकता से जुड़ी बातों को के वे एक साथ ही बातों से वे एक साथ ही परिचित। मैं वैसे छोटा मोटा आलोचक मैं भी हूं, या खुद को विद्वान नहीं मानता। उन्होंने आलोचना को लिखित के साथ साथ वाचिक बनाने का कार्य भी किया। जितना लिखा उससे कई गुना बोला भी। आमतौर पर वे जीवन के उत्तरार्ध में बोलते हुए आलोचक अधिक प्रतीत होते हैं, लिखते हुए आलोचक कम। इससे उनके कई अंतर्विरोध भी पैदा हुए, जिस पर मेरी नजर जाती रही। मेरे ख्याल से इतना बहुत है, बाकी बहुत लंबा इंटरव्यू। जी जी जी, शुक्रिया वैभव सिंह जी। आप सबका बहुत शुक्रिया अर्पण जी। अच्छी बातचीत रही, और जिस लिखित और वाचिक परंपरा में नामवर सिंह के योगदान को अशोक वाजपेयी जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह बात उन पर भी समान रूप से लागू होती है। वह भी इन दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय हैं, और कई लोगों से, कई लेखकों से बात होती है, और वे इस बात को मानते हैं कि अशोक वाजपेयी जी के लिखे हुए को भी अगर हम ट्रांसक्राइब करते हैं तो वह भी उनका एक बड़ा ही समृद्ध और सुचिंतित गद्य होता है। जी जी तो जी, तो साथियों, आज की यह कड़ी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे साथ कई लोग जुड़े। कुछ एक मित्रों की जिनकी टिप्पणियां आई, उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। हमारे साथ संजीव बख्शी जी, अलका सराबगी जी, बाल कीर्ति, चंद्रभानु प्रसाद सिंह, खालिद जफर, चंद्रकला सिंह, उदय भानु पांडे, और तमाम मित्रगण जुड़े रहे। कई और भी, मगर यहां मैं सिर्फ उन्हीं के नाम ले पा रहा हूं जिनकी टिप्पणियां हैं, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है। तो आप सभी का हार्दिक आभार। अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। आप सभी का शुक्रिया। वैभव सिंह जी, धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि।